Good evening and warm welcome to all the viewers. I am Rupesh Salve and on behalf of RPG Life Sciences, I welcome for all today's patient education webinar topic on how to cope up with rheumatoid arthritis. To talk more on this, we have with us renowned rheumatologist Dr. Nikhil Gupta, our guest speaker for today's webinar. Welcome sir and thank you for joining us. I would like to introduce honorable speaker Dr. Nikhil Gupta. Sir is a rheumatologist and immunologist in Northwest Delhi. He completed his MBBS from the prestigious Institute of India, Maulana Azad Medical College, and Lok Nayak Irene Hospital. He did his MD Medicine from the UCMS and Guru Tegh Bahadur Hospital, Delhi. He completed his postdoctoral fellowship in clinical immunology and rheumatology from the world renowned institute, Christian Medical College, Vellore. Dr. Nikhil Gupta has also worked in All India Institute of Medical Science, New Delhi, as a senior research fellow in the Department of Rheumatology. Gupta sir has many publications in both national and international journals. Also, he has presented his research work at various international conferences. He is a member of Indian Rheumatology Association. Some of the services provided by doctors are alkaline spondylitis, chikungunya-related joint diseases, autoimmune diseases, myositis, rheumatoid arthritis treatments, SLE management, and vasculitis management, etc. He is currently associated with Saroj Hospitals and Sant Parmanand Hospital. So, without any further delay, I welcome to you, sir, and would request you to continue the session. Thank you, sir. Over to you. Thank you. Thank you for the introduction. Rheumatoid arthritis एक chronic disease है. Chronic disease जनरली ट्रीटमेंट काफी लंबा चलता है और इसमें पेशेंट को डिजीज के बारे में एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी पहलू हैं इस डिजीज के. खाली जॉइंट से रिलेटेड डिजीज नहीं है. ये डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज है. अपनी बॉडी की दुश्मन बन के मोस्ट कॉमनली जोड़ों को अटैक करती है, बट और अंग पे भी अटैक कर सकती है. कई बार पेशेंट को बुखार होना, वजन कम होना, आई में कई बार शुरू होती है बीमारी. ऐसे ही कई ऑर्गन्स पे अफेक्ट कर सकती है. तो इसके बारे में आपको जानना, लाइफस्टाइल क्या मॉडिफाई करना है, कैसे आप कोप अप कर सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, वो मैं इस सीएमई में डिस्कस करूंगा. तो इसमें मैं बताऊंगा कि रिस्क फैक्टर्स क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव है, एंटी-सीसीपी भी नेगेटिव है, तो क्या हमें गठिया है या नहीं, हमें बार बार रूमेटॉइड फैक्टर की टेस्टिंग करानी चाहिए, क्या उसकी वैल्यू से हमें पता चलता है कि उस बीमारी सीवियर है, तेज है या कंट्रोल में है. लाइफस्टाइल क्या मॉडिफाई करने चाहिए और प्रेगनेंसी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए. तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है. जॉइंट एक सिम्टम है इस बीमारी का, इसलिए ही ये रूमेटोलॉजिस्ट इसके लिए स्पेशलिस्ट हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रॉपरली जो पूरी बॉडी के बारे में इनको इस बीमारी को देखते हैं. जितना हम जल्दी इलाज शुरू करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, उतने जोड़ों में डैमेज से बचता है और डिफॉर्मिटीज बचती है. ऑपरेशन भी आपको होने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती. आजकल बहुत अच्छी दवाइयां रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मौजूद हैं और जनरली जो पेशेंट प्रॉपरली इलाज जिन्होंने नहीं कराया है उनका ही डिफॉर्मिटी हुई है. नहीं तो आजकल बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स पे बहुत अच्छा काम करती है. रिस्क फैक्टर्स क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के. द कॉज जो है रिस्क एक तो प्रॉपरली क्लियर नहीं है, बट काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्क को बढ़ा देते हैं. एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं, कुछ बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शंस हैं जो कि इस आर्थराइटिस को ट्रिगर कर देते हैं. जीन्स अगर किसी को फैमिली में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कुछ ऐसी जीन्स हैं जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की फैमिली में प्रेजेंट हैं और वो आपके
ऊपर से पेरेंट्स से आपको भी पास ऑन हुई है, तो डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाता है। बट मैं इसमें यह बताना चाहूंगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको 100% रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। ये मेंडेलियन जो जीन्स का वो जो है उसको पाथ को फॉलो नहीं करती है, तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ता है बट 100% रिस्क नहीं बढ़ता। आई वुड से 4 to 5% रिस्क ही बढ़ता है। हॉर्मोन्स काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। प्रेगनेंसी के बाद जनरली देखा गया है ये बीमारी शुरुआत होती है डिलीवरी के टाइम पे, या फिर मीनोपॉज के बाद इस बीमारी में शुरुआत होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है दोनों टाइम पे और ये बीमारी सामने उभर के आ जाती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मोकिंग जो है एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है इस बीमारी का। और स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, चाहे वो चूल्हा स्मोक हो या वैसे जो स्मोकिंग है सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, ये सारी बीमारियों को रिस्क बढ़ाती है। ना कि ये रिस्क बढ़ाती है बल्कि ये बीमारी को बहुत तेज कर देती है। फेफड़े में और किसी पार्ट में, ब्लड की वेसल की सूजन में लकवा पड़ने का रिस्क, हार्ट अटैक पड़ने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो कि स्मोकर्स होते हैं। और जनरली देखा गया है जो स्मोकिंग कंटिन्यू करते हैं उनको ये बीमारी उनकी कंट्रोल नहीं हो पाती है कितनी भी हम दवाई यूज कर लें। तो स्मोकिंग जो करते हैं इस बीमारी के साथ, उनका इलाज प्रॉपरली तभी होता है जब वो स्मोकिंग छोड़ देते हैं। अब ये क्रोनिक डिजीज है, लंबी डिजीज है। इसमें इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी को अपने आप अपना दुश्मन समझ के अटैक करता है। जॉइंट्स जो हैं एक फैक्टर, एक पार्ट है इसका। ये काफी अंग में फैल सकती है, काफी चीजें कर सकती है। फीमेल्स में जनरली ज्यादा कॉमन है ये बीमारी, और ये किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है। उसमें हम जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं। जनरली 3rd to 4th डेकेड में होती है, मोस्ट कॉमनली ओल्ड एज में भी हो सकती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी एज के लोगों को अफेक्ट कर सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से काफी बार मुंह सूखा सूखा रहता है, दांत भी खराब होते हैं, डेंटल केरीज होती हैं। जनरली देखा गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है। आंख भी सूखी सूखी रहती हैं, ड्राई रहती हैं, कुछ चुभता है, चुभने की फीलिंग आती है आईज में। इससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस से थोड़ा सा लाइफ स्पैन जो है वो कम हो सकता है अगर प्रॉपरली इलाज नहीं हुआ है। अगर बीमारी कंट्रोल रही है लाइफ लॉन्ग तो लाइफ स्पैन नॉर्मल रहता है और पेशेंट अपनी लाइफ नॉर्मल इंसान की तरह व्यतीत करता है। बट हाँ, डेफिनेटली काफी लोगों को दवाई की रिक्वायरमेंट रहती है। वेट रिडक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओबीज पेशेंट्स में, इसमें मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेट को रिड्यूस करना पेशेंट्स का। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जॉइंट पेन, स्वेलिंग सबसे कॉमन सिम्टम है। पेन रेस्ट पे, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग जब पेशेंट आराम करके उठता है या आराम करता है तो पेशेंट्स के जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। ये उल्टा है, जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस होती है, डिजेनरेटिव डिजीज होती है, उसमें काम करने से दर्द बढ़ता है, इसमें काम करने से आराम मिलता है और लेटे रहने पे दर्द बढ़ता है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और रेडनेस एंड वार्मथ इन द जॉइंट, ये भी इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। जैसे ये ड्राई आईज, ड्राई माउथ, ये लक्षण है। फैटीग और टायर्डनेस, थकान पेशेंट को रहती है। माइल्ड फीवर, है ना, माइल्ड फीवर पेशेंट को महसूस होता है कि उनको बुखार है, या 99 डिग्री, 99 से 100 के बीच में भी बुखार रहता है। लम्प्स और नोड्यूल्स अंडर द स्किन, गांठें हो जाती हैं स्किन के अंदर, रूमेटॉइड नोड्यूल्स बोलते हैं। हाथों में सुनपन और टिंगलिंग रह सकती है। पुअर एपेटाइट, भूख कम हो जाती है जब बीमारी तेज होती है, और वेट गिरने लगता है। मैनिफेस्टेशंस और क्या हो सकते हैं? जनरली ये स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, मोर कॉमनली हैंड जॉइंट्स और फिंगर जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो वहां पे रिस्ट, नी, एंकल, एल्बो, हिप, शोल्डर्स, यहाँ पे भी अफेक्ट कर सकता है।
काफी बार शुरुआत घुटनों से ही होती है, नी जॉइंट में बीमारी आती है तो काफी बार यही समझा जाता है कि ये गठिया नहीं, उम्र के साथ वाली दिक्कत है। बट काफी बार जोड़ों में जब सूजन आ जाती है, बाकी जोड़ में फैलती है, तब पता चलता है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और तब तक घुटने ये बीमारी खराब कर चुकी होती है। तो बहुत जरूरी है, किसी भी जॉइंट में अगर पेन है, किसी भी जॉइंट में आपको स्वेलिंग है, तो रूमेटोलॉजिस्ट से मिलके उनको अपना सिम्टम बताएं और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट डैमेज करता है, लिगामेंट्स को वीक करता है अगर ट्रीटमेंट ना कराएं। ये देखिए नॉर्मल जोड़ है, यहाँ पे कोई सूजन नहीं है। ये देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला जोड़ है, इसमें सूजन आ गई है, ये मांसपेशियां अंदर जो लिगामेंट्स हैं वो उधर भी सूजन, वीकनेस हो गई है, ये जॉइंट को डैमेज कर दिया है, कार्टिलेज को डैमेज कर दिया है। देखिए ये नॉर्मल कार्टिलेज है, ये इसमें इस जोड़ में खराब हो गई है। तो ये देखिए काफी ज्यादा जॉइंट डैमेज हो गया है, बोन इरेगुलर हो गई है। तो ये बीमारी ऐसे डैमेज करती है जोड़ों को। अब बीमारी का कोर्स क्या है? ये कोर्स एक तो फिक्स नहीं है, पर्सन टू पर्सन बहुत वेरिएबल है। एक बीमारी, एक इंसान को ये बीमारी 1-2 महीने दवाई देके काफी लंबे समय तक बिना दवाई के भी कंट्रोल रह सकती है। एक इंसान को ये बीमारी बहुत सारी दवाई देने के बाद भी कंट्रोल नहीं आ सकती है। तो बहुत वेरिएबल कंट्रोल है। कईयों में ये सिम्टम्स वर्स करते रहते हैं, अपने आप बढ़ते रहते हैं, और फिर अपने आप ही कंट्रोल भी हो सकते हैं। ऐसे कम पेशेंट होते हैं, ज्यादातर पेशेंट्स में बीमारी प्रोग्रेस ही करती है, और कईयों में धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, कईयों में बहुत तेज प्रोग्रेस करती है और जॉइंट को डैमेज करती है। और फिर ये जो बीमारी है, ये जॉइंट्स को, बोन्स को, कार्टिलेज को, उसके सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट्स, मेनिस्कस, इन सबको भी डैमेज करती है। जॉइंट डैमेज जो होता है टाइम के साथ बढ़ता जाता है और इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुंच जाता है। दवाई उसको वापस नहीं ला सकती उस स्टेज से, और फिर ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट आती है। तो जैसे जैसे जॉइंट खराब होगा, पेशेंट की मूवमेंट रुक जाएंगी, उसकी दिनचर्या पे असर पड़ेगा, वो अपनी कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा और औरों पे डिपेंडेंट हो सकता है। तो इससे सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी आ सकती है। गठिया खाली जोड़ों की बीमारी नहीं है, ये और भी अंग में फैल सकती है। काफी बार ब्लड वेसल्स पे सूजन आती है, जिसमें वेस्कुलाइटिस बोलते हैं उसको। वेस्कुलाइटिस से लकवे का खतरा बढ़ता है, पैरालिसिस होती है, स्ट्रोक होता है, ब्रेन की ब्लड वेसल में क्लॉट हो सकता है या गैंग्रीन हो सकता है, स्किन की मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। आईज में काफी बार जो मैंने बताया, ड्राई आईज सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन है। फिर रेडनेस हो जाती है आई में, आंख लाल होके चुभती हैं आंखों में। कई बार स्क्लेरा या रेटिना पे भी इन्वॉल्वमेंट आता है और वो उसमें विजन लॉस भी हो सकता है। हार्ट में जनरली इसमें हाई रिस्क होता है हार्ट अटैक का, अगर बीमारी अनकंट्रोल्ड है। अगर हम उसका इलाज नहीं करा रहे हैं प्रॉपरली तो उसमें हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ता है। लंग में भी बीमारी फैल सकती है, जैसे कि उसमें काफी बार प्रेजेंटेशन ही लंग से होती है। जैसे आप देखते हैं जोड़ों में सूजन है, ऐसे ही फेफड़ों में, लंग में भी सूजन हो सकती है और धीरे धीरे लंग श्रिंक हो सकते हैं, और फाइब्रोसिस बोलते हैं उसको। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एक मैनिफेस्टेशन है। इस बीमारी में एस्थमा का भी इंसिडेंस बहुत हाई हो जाता है, और भी कई तरह के लंग के मैनिफेस्टेशन इस बीमारी में हो सकते हैं। डिफॉर्मिटीज, डिसेबिलिटी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये तो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं इस बीमारी के। बट आजकल इतनी अच्छी दवाइयां उपलब्ध हैं कि जिनको ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए हैं वो इन कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे भी नहीं। इतना अच्छा कंट्रोल रहेगा अगर वो रेगुलर मेडिसिन, रेगुलर फॉलोअप पे रहेंगे। और अगर जिनको कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी है तो वो दवाइयां अगर रेगुलर लेंगे तो प्रोग्रेस नहीं होगा। प्रोग्रेस नहीं होगा तो उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमजोर होना, बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इस बीमारी का, और उम्र के साथ भी ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में ये कॉमन है। काफी कॉमन है फ्रैक्चर होना गठिया के पेशेंट्स को। हल्का सा चोट लगा, जैसे चलते चलते आप अलमारी से टकरा गए या बेड के कोने से टकरा गए, तो भी आपको फ्रैक्चर हो सकता है। हल्का सा गिर गए बाथरूम में या सीढ़ी पे स्लिप हो गए तो भी फ्रैक्चर का रिस्क हाई होता है।
और ये उन पेशेंट्स में ही होता है जनरली जो कि डिजीज जिनकी अनकंट्रोल्ड रही है। रूमेटॉइड नोड्यूल्स जो गांठ होती हैं वो स्किन में बन जाती हैं, ड्राई आईज, ड्राई माउथ, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत हाई होता है गठिया के पेशेंट्स में। तो उनको बेसिकली वैक्सीनेट भी करते हैं काफी बार की निमोनिया फ्लू की वैक्सीन भी लगाते हैं जिससे कि इन्फेक्शन का रिस्क कम रहे। और उनको बेसिकली इन्फेक्शन का रिस्क तब सबसे ज्यादा होता है जब बीमारी अनकंट्रोल्ड है। अगर बीमारी कंट्रोल है तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम जो हैंड में एक नर्व होती है उधर यहाँ पे उसमें सूजन आ जाती है तो हाथ में झंझनाहट, सुनपन ये महसूस होता है। स्पेशली रात को ये सिम्टम बढ़ जाता है रेस्ट के टाइम पे। हार्ट की प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ता है। लंग्स जैसे मैंने बताया वो एक कॉम्प्लिकेशंस है। इस बीमारी में कैंसर का भी खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। ब्लड कैंसर का रिस्क हाई होता है गठिया के पेशेंट्स में। डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत कॉमन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में। ये देखा गया है अराउंड 75 से 80% पेशेंट्स में एंजाइटी या डिप्रेशन इस बीमारी में डेवलप हो सकता है। स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनकी बीमारी अनकंट्रोल्ड है। जिनकी बीमारी कंट्रोल में है, जिन्होंने रेगुलर दवाई खाई है, रेगुलर डॉक्टर को फॉलो किया है, उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ना के बराबर दिखते हैं। और सोशली अगर आप एक्टिव हो, अपनी बीमारी में आप सोशली एक्टिव हो और घर पे ही नहीं सीमित है, वो आपकी डिफॉर्मिटी नहीं है, तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होते उन पेशेंट्स को, गठिया वालों पेशेंट्स को। इन कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क सारे जो कॉम्प्लिकेशन मैंने डिस्कस किए, लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड अनट्रीटेड डिजीज, इनमें बहुत कॉमन है ये कॉम्प्लिकेशन जिन्होंने प्रॉपरली इलाज नहीं कराया है, जिनकी बीमारी कंट्रोल नहीं रही है। स्मोकिंग एक मेजर रिस्क फैक्टर है इन कॉम्प्लिकेशंस का। हाई रूमेटॉइड फैक्टर, हाई एंटी सीसीपी लेवल्स भी जिनके होते हैं उनके भी ये कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क हाई रहता है। जिनकी डिफॉर्मिटीज और डिसेबिलिटी हो गई है अर्ली, जिन्होंने जल्दी शुरू में ही इलाज नहीं कराया, उनके जॉइंट में डैमेज हो गया है, उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस का खतरा हाई रहता है। डेथ का रिस्क भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स में हाई रहता है। क्यों? क्योंकि हार्ट डिजीज का खतरा ज्यादा होता है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा होता है, इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है, निमोनिया, सेप्सिस, जो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाए उसका रिस्क ज्यादा होता है। बट ये सारे जो रिस्क हैं उन्हीं पेशेंट्स में होते हैं जिन्होंने प्रॉपरली इलाज नहीं कराया है। जिन्होंने प्रॉपरली इलाज कराया है उनको हार्ट अटैक का रिस्क जो नॉर्मल पॉपुलेशन का रिस्क होता है उतना ही होता है, इन्फेक्शन का रिस्क भी ऑलमोस्ट उतना ही होता है। तो उनकी डेथ अर्ली नहीं होती जिन्होंने प्रॉपरली इलाज कराया है इस बीमारी में। लैब टेस्ट कौन से टेस्ट हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि हमारी बीमारी तेज है, फ्लेयर में है, डिजीज बढ़ गई है इस टाइम पे? ESR CRP काफी टाइम हाई रहते हैं पेशेंट्स का और वो सजेस्ट करते हैं डिजीज फ्लेयर में है, डिजीज बढ़ गई है, कंट्रोल में नहीं है। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सिम्टम्स बहुत जरूरी है। अगर जॉइंट में पेन है, सूजन है, जकड़न है, तो ये बीमारी, जब तब आप ESR CRP देखते हैं तो कोरिलेट करते हैं कि ये बीमारी बढ़ी हुई है। उस टाइम काफी बार ऐसा भी होता है, कई कारण होते हैं ESR CRP बढ़ने के। खून की कमी से ESR बढ़ जाता है, CRP आपने देखा होगा कोरोना में बढ़ गया, काफी इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, ऐसे कई बीमारी में भी बढ़ जाता है। तो हमें क्लिनिकली देखना बहुत जरूरी है कि पेशेंट्स के जॉइंट के सिम्टम क्या है या पेशेंट की और कहीं पे जहां बीमारी है उसके सिम्टम क्या है, ESR CRP का उससे कोरिलेशन करते हैं। रूमेटॉइड फैक्टर की वैल्यू चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो नेगेटिव हो, उससे हमें ये नहीं, अभी इस समय जो साइंस कहता है उससे ये नहीं पता चलता कि बीमारी बढ़ी हुई है, घटी हुई है। सीरो नेगेटिव गठिया एक बीमारी होती है जिसमें जिसमें रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव होता है और तब भी गठिया होती है। तो काफी चीजें हैं ऐसी जो कि रूमेटॉइड फैक्टर एक डायग्नोसिस में हेल्प करता है हमें। उसकी वैल्यू कितनी है उससे ये नहीं पता चलता कि कितनी बीमारी तेज है या कम है। तो आप बार बार अपने आप रूमेटॉइड फैक्टर के टेस्ट ना कराएं, वो एक पैसा वेस्ट ऑफ मनी है, तो बिना बात आप पैसा खराब ना करें। जैसे मैंने बताया 25 to 30% पेशेंट्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नेगेटिव होता है या नॉर्मल होता है रूमेटॉइड फैक्टर एंटी-CCP। और रूमेटॉइड फैक्टर एंटी-CCP ट्रीटमेंट के साथ भी नेगेटिव हो सकते हैं और उसका ये मतलब नहीं है कि बीमारी क्योर हो गई या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
आपके सिम्टम्स जो हैं, लक्षण जो हैं, उसके हिसाब से अगर आपकी लक्षण ठीक है बिल्कुल, तो धीरे धीरे दवाई घटाई जाती है, और उसमें अगर कंट्रोल अच्छा होता है तो उसको हम विद टाइम बंद कर सकते हैं, अगर काफी लंबे टाइम तक पेशेंट्स के सिम्टम नहीं है। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट पेशेंट्स का बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट्स का डिजीज एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट ने डिजीज एक्सेप्ट कर लिया तो ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है बहुत जल्दी। नहीं तो पेशेंट देखा गया है कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, कभी कोई सी अल्टरनेटिव साइंस, कभी कहीं पे कि मैं जड़ से खत्म करूंगा इस बीमारी को, इधर उधर, तो उसमें उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। और जो क्रूशियल पीरियड होता है, पहले 2 साल बहुत क्रूशियल है सिम्टम्स शुरू होने पे, और पहले 6 महीने तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सिम्टम शुरू हुए, डायग्नोज हो गया और 6 महीने के अंदर अंदर इलाज शुरू हो गया, तो काफी चांस होता है बीमारी लंबे टाइम तक रेमिशन में रहेगी, काफी टाइम तक आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी टाइम आपके जॉइंट बिल्कुल ठीक रहेंगे, और अगर दवाई की जरूरत पड़ती भी है तो आपकी कम दवाई की रिक्वायरमेंट रहेगी, और डिजीज आपके जोड़ों को खराब नहीं करेगी। तो 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, पहला उसको वेस्ट ना करें। और कुछ स्टडीज कहती हैं 2 साल के अंदर अंदर भी अगर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो आपके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे आगे, और दवाइयों की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहेगी गठिया के पेशेंट्स को। तो क्या ट्रीटमेंट मेजर्स हैं, नॉन मेडिकल मेजर्स जिसमें, और मेडिसिन जितनी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं उतना ही जॉइंट डैमेज नहीं होते, उतना ही बाकी अंग पे असर नहीं पड़ता। मेडिसिन जो ट्रीटमेंट के लिए शुरू होती हैं, एनसेड, स्टेरॉइड्स, डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट जो मेथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनामाइड, बायोलॉजिकल एजेंट्स जो इंजेक्शन होते हैं, कुछ आजकल ओरल मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं, जैक काइनेज इनहिबिटर्स, टोफास्टिब, बैरिसिटिनिब, इगुरातीमोड, इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट्स भी रिक्वायरमेंट पड़ता है जब कोई मेजर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जैसे फेफड़ा, लंग में इन्वॉल्वमेंट है, ब्लड वेसल में इन्वॉल्वमेंट है, तब हमको और दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है। मेडिसिन का यूज सब पेशेंट की एक ही मेडिसिन नहीं होती, एक पेशेंट को एक मेडिसिन सूट करती है, एक को दूसरी सूट करती है, और जितनी ज्यादा तेज बीमारी है उसमें हमें उतनी थोड़ी सी हार्ड मेडिसिन यूज करनी पड़ सकती हैं, या नंबर ऑफ मेडिसिन ज्यादा यूज करनी पड़ सकती हैं। और विद टाइम डिजीज कैसे चेंज हो रही है उस हिसाब से हम आपकी मेडिसिन कम या ज्यादा कर सकते हैं। कौन सा ऑर्गन बॉडी का इन्वॉल्व है उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रहेगी, और विच पेशेंट की जो मेडिसिन बेटर सूट कर रही है। ऑब्वियसली एक पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट से अच्छा रिस्पॉन्स आता है, दूसरे को लेफ्लुनामाइड से आता है, तीसरे को किसी से नहीं, बायोलॉजिकल से आता है, चौथे को जैक काइनेज इनहिबिटर से आता है। वो विद टाइम पता चलता है पेशेंट को, जब मेडिसिन यूज करने के बाद तो 3 से 6 महीने आप मान के चलें कि तब तो ये पता चलता है कि पेशेंट को इस दवाई से असर आएगा, इससे नहीं आएगा। और स्पेशल सिचुएशन जब लैक्टेशन और प्रेगनेंसी है, उसमें हमें बहुत सारी मेडिसिन बंद करनी होती हैं, जो दवाई सेफ है बच्चे के लिए हमें वो ही यूज करनी होती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम क्या करें? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में फिजिकल एक्टिव आप जितने रहेंगे उतना बेटर रहेगा। जॉइंट को जितना बचा के रखेंगे आपके जॉइंट उतने खराब नहीं होंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस से बीमारी भी बढ़ती है और कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी। वेट आप अगर अपना एडिक्वेट रखेंगे तो ये बीमारी कम रहेगी, अगर वेट में ही गड़बड़ होगा तो ये बीमारी भी बढ़ेगी और कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे, और दवाई की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, जॉइंट भी डैमेज होंगे, हार्ट वगैरह की बीमारियों का, डायबिटीज का बीमार होना खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, हमें क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग हमें कैसे करना चाहिए। तो जितना आप एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपके जोड़ फ्लेक्सिबल रहेंगे, रेंज ऑफ मोशन उतना बढ़ेगा, जॉइंट पेन उतना ही कम रहेगा, मसल आपकी स्ट्रेंथन रहेंगी, लिगामेंट भी मजबूत रहेंगी, हार्ट डिजीज का खतरा कम रहेगा, और आपकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग भी बहुत अच्छी रहेगी। जेंटल एक्सरसाइजेस करें, एरोबिक्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जेंटल वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं,
लाइट वेट से एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग और रेंज ऑफ मोशन, हर जॉइंट पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जितने भी मूवमेंट पॉसिबल है हर जॉइंट पे वो आप करिए। बट डेफिनेटली काफी बार लिमिटेशंस हो सकती हैं पेशेंट की इस बीमारी में, जैसे कि काफी बार डिफॉर्मिटीज हैं, जॉइंट डैमेज है, ऑब्वियसली वो पेशेंट साइकिल भी नहीं चला पाएगा, स्विमिंग भी नहीं कर पाएगा। तो अपने अनुसार आप जो भी आराम से सेफ होके एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें। आप अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से राइट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करें। वेल फिटिंग शॉक एब्जॉर्बिंग फुटवेयर आप पहने। बैलेंस एक्सरसाइज विद रेस्ट एंड, जब एक्सरसाइज रेस्ट पे क्या करनी है, जब बीमारी कंट्रोल है तब क्या करनी है, और जब बीमारी तेज है तब कौन सी करनी है, वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपके पेन या जॉइंट डैमेज बढ़ सकता है, तो आपको एक नॉर्मल मिनिमल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अपना जब भी पेन हो रहा है, अगर पेन हो रहा है एक्सरसाइज करने पे आप इग्नोर ना करें, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। और जब जोड़ सूजन फूले हुए हैं, सूजे हुए हैं, तब आप एक्सरसाइज ना करें। जॉइंट प्रोटेक्शन, जितना आप जॉइंट को प्रोटेक्ट करेंगे उतना वो डैमेज नहीं होगा। आपको जब भी पेन हो आप उसको नोट करें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, इस मूवमेंट पे मेरे को पेन हो रहा है। अपनी जो पोजीशन, एक पोजीशन पे रहेंगे तो उसमें पेन बढ़ेगा, तो आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी। एनर्जी को कंजर्व करना होगा। आपको रेस्ट उस टाइम पे करना है जब आप थकने वाले हो, ये नहीं कि आप जब थक गए तब रेस्ट करेंगे। तो आपको ये पहले से ही डिसाइड करना होगा कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं इसके बियॉन्ड काम नहीं करूंगा या करूंगी। क्योंकि जितना आप काम ज्यादा करेंगे, अगर आप अपनी क्षमता से काम ज्यादा करेंगे तो भी ये बीमारी बढ़ सकती है। हॉट फॉर्मेंटेशन आप कर सकते हैं जब आपको पेन हो रहा है। अगर जॉइंट में स्वेलिंग है तो आप तब कोल्ड फॉर्मेंटेशन करें, तब आपको उससे ज्यादा फायदा होगा। जब जिनकी नी जॉइंट इन्वॉल्व है, जिनको थोड़ा सा सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस भी हो गए हैं नी जॉइंट की वजह से, तो आप स्टेयर्स अवॉइड करें। क्रॉस लेग्स या स्क्वाट्स आपको नहीं करना है, इससे आपके जॉइंट्स में डैमेज हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस जो होता है रिस्क का फ्लेयर तो बढ़ाता ही है, एंड उससे क्रोनिक पेन सिंड्रोम, एक फाइब्रोमाइल्जिया नाम की बीमारी होती है जो गठिया के पेशेंट्स में बहुत कॉमन है, उसमें ये भी बढ़ जाता है, डिप्रेशन भी के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको स्ट्रेस का कॉज आइडेंटिफाई करना है और उसको अवॉइड करना है। अपने आप को टाइम दें और जीवन को एंजॉय करें। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ पार्टी कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। अपने एक रूम में आप अपने आप रिलैक्सिंग टाइम दें अपने आप को, जिससे आप अपने माइंड को रिलैक्स करें। और रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे कि जेकब्सन रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन होती हैं, उससे आपको बहुत फायदा रहेगा। कोल्ड और हॉट फॉर्मेंटेशन आप कर सकते हैं। स्प्लिंटिंग ऑफ जॉइंट्स आप कर सकते हैं, है ना, उससे आपको बहुत फायदा रहेगा। स्प्लिंटिंग ऑफ जॉइंट्स में बेसिकली क्या होता है कि जॉइंट को हम मूवमेंट बचाते हैं, और ड्यूरिंग रेस्ट उससे क्या होता है, उससे पेन कम होता है और फंक्शन इंप्रूव होता है। फिंगर स्प्लिंट्स काफी बार होते हैं जो कि जिनके जॉइंट टेढ़े हो गए हैं, असिस्ट और डिवाइसेस जो होते हैं वो आप कर सकते हैं। अब असिस्टेंट डिवाइस जो होते हैं उसको आप पहन सकते हैं, जिससे आपको आपकी मूवमेंट बेटर हो जाए, आपके टेढ़ापन कम हो जाए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स से आप मसल स्पाज्म रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हॉट फॉर्मेंटेशन आप कर सकते हैं, उससे आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी, या हल्की सी जैसे ऐसे मूवमेंट्स कर सकते हैं, उससे आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। वेट रिडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट में। कुछ पेशेंट्स जिनको एडवाइस किया गया, उन्होंने वेट रिड्यूस किया, उनका पहले 8-10 दवाइयां चल रही थी, और भी काफी सारी बीमारी थी, डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर था। देखा गया जैसे ही उनका वेट 15 से 20 किलो कम हुआ और नॉर्मल वेट पे जो उनका बीएमआई जो उन्होंने अचीव कर लिया, तो उनकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की भी एक दवाई पे आ गए वो, उनको डायबिटीज भी गायब हो गई, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो गया, और उससे उनका बहुत ही बेनिफिट हुआ ट्रीटमेंट में।
ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर भी है गठिया का। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ओबीज पेशेंट्स में देखा गया है गठिया ज्यादा होती है, और पुअर ट्रीटमेंट आउटकम्स होते हैं। जो पेशेंट ओबीज होते हैं उनके आउटकम अच्छे नहीं होते, क्योंकि दवाई की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, साइड इफेक्ट का खतरा भी ज्यादा होता है, बीमारी कंट्रोल नहीं होती है, उनकी दवाई की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होती है। और उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक की बीमारी, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रिस्क फैक्टर है इस बीमारी का, जिसको कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। आप वेट रिडक्शन कैसे करें? आप जंक फूड, फ्राइड फूड, मीठी जो चीजें हैं, चीनी हो गई, बेकरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बेकरी के प्रोडक्ट जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें आप उसको अवॉइड करें। कैंड जूस जो आते हैं उसको भी आप अवॉइड करें। आप फ्रूट एंड सैलेड्स का यूज ज्यादा करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग एक तरह की फास्टिंग टेक्निक है, उसमें देखा गया है बीमारी काफी कंट्रोल रहती है, और उससे वेट रिडक्शन भी काफी इफेक्टिव है। तो आप एक डाइटिशियन को आप ले सकते हैं, उसमें आप कॉन्फ्रेंस करके और क्या करना चाहिए वेट रिडक्शन के लिए उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलर करें, उससे आपका वेट रिडक्शन में काफी फायदा होगा। प्रॉपर ब्रेकफास्ट लें। काफी लोग मैंने देखा है ब्रेकफास्ट नहीं करते, सीधा ब्रंच करते हैं। सबसे मतलब दिस इज अ बैड हैबिट, जिससे काफी बीमारियों का रिस्क रहता है, और डिनर भर पेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेकफास्ट प्रॉपर लें, टाइम पे लें। हैवी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, लंच लाइट करें, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाए ऑलमोस्ट आप खाना बंद कर दें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेट रिडक्शन में। इससे आपका वेट रिडक्शन भी होगा और बीमारियों का खतरा कम भी होगा। और अगर आपको और कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज, उसमें आपको अपने डॉक्टर से, जो जिस डॉक्टर को डायबिटीज के लिए दिखा रहे हैं, उससे आप सलाह लेके ही डाइट फॉलो करें, क्योंकि काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपकी शुगर लो हो जाए। तो इसलिए आप डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही, या हार्ट डिजीज वाले पेशेंट हैं उनसे सलाह लेके ही अपना ये डाइट का फॉलो करें। अब क्या डाइट लें? हेल्दी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, उससे इन्फ्लेमेशन कम होती है, जॉइंट में आर्थराइटिस के सिम्टम्स कम होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, और हार्ट को आप कैंसर और स्ट्रोक से खतरा कम होता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट डाइट है। और इसमें आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में कुछ नॉन वेजिटेरियन फिश होती हैं, जैसे कि मैकरल, हेरिंग, ट्यूना, सैल्मन। ये फिश में काफी हाई अमाउंट में ओमेगा होता है, और इससे आपको काफी बार इसका रिस्क कम होता है। बॉडी में, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन कम होती है। हार्ट डिजीज में भी इन चीजों का फायदा रहता है। ऑलिव ऑयल का यूज करें, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, जैसे ओट्स हो गया, ब्राउन राइस, काफी एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें प्रॉपर्टीज हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी ले सकते हैं। सैचुरेटेड फैट्स बिल्कुल ना के बराबर लें, और आप जो फैट मील है और प्रोसेस्ड फूड्स, इनको अवॉइड करें। ओमेगा रिच जो फूड्स होते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, हेम्प सीड्स, चिया सीड्स, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। हल्दी और जिंजर, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। हल्दी को आप दूध में डाल के लें, उससे एब्जॉर्प्शन हल्दी का बढ़ता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करती है। रॉ एप्पल साइडर विनेगर, चेरीज, पाइनएप्पल, इनमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। स्मोकिंग जो करते हैं उनको बिल्कुल स्मोकिंग बंद करना है। अल्कोहल बहुत ना के बराबर अमाउंट में, आई वुड से आप बंद ही करें तो बेटर है, क्योंकि अल्कोहल और दवाइयों का भी इंटरेक्शन रहता है। अगर अल्कोहल के साथ आप गठिया की दवाई लेंगे तो लिवर को खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, आप वॉकिंग करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप वॉक करेंगे उतना यूजफुल है। स्टेयर्स अवॉइड करें जिनका नी में डैमेज है या एंकल में डैमेज है, और आप नी, एंकल, फुट सपोर्ट या बैक सपोर्ट का यूज करें अगर आपको चलने में प्रॉब्लम होती है।
आपको नीचे नहीं झुकना है, बेंड नहीं करना है, लॉन्ग हैंडल डिवाइसेस आप यूज करें जिससे आपका काम आसानी से हो। और फिंगर्स ग्रिपिंग के लिए आप स्पेशल डिवाइसेस यूज करें जिससे कि जिनको डिफॉर्मिटीज हैं, जिनको मुश्किल होता है, तो उसके स्पेशल डिवाइसेस आते हैं, वो आप यूज करें जिससे कि आप प्रॉपरली अपना काम कर पाए। जब जॉइंट डैमेज हो गया है तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। जब बिल्कुल ही पेशेंट प्रॉपरली नहीं चल पाता, अपना डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर पाता, तो उसमें नी हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। अगर फ्रैक्चर हो गया है तो भी आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। वैक्सीनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इससे, क्योंकि गठिया से इन्फेक्शन का रिस्क हाई होता है और काफी मेडिसिन भी कुछ रिस्क को बढ़ाती हैं थोड़ा इन्फेक्शन के लिए। तो हमें उसमें वैक्सीनेशन लगाना है। निमोनिया फ्लू का वैक्सीन आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, इन पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट कब है, कम नहीं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में जनरली 10 से 15 साल शॉर्ट हो जाती है नॉर्मल से, बट ये उनकी ही होती है जिनकी बीमारी कंट्रोल में नहीं रही है, जिन्होंने प्रॉपर इलाज नहीं कराया है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिनकी कंट्रोल में रही है, प्रॉपर इलाज कराया है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी टोटली नॉर्मल रहती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जिनके कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे लंग इन्वॉल्वमेंट है, ब्लड वेसल इन्वॉल्वमेंट है, उधर रिस्क ऑफ डेथ, अर्ली डेथ उसमें ज्यादा होता है। जो कि क्या फैक्टर देखा गया है, इसमें लाइफ स्पैन कम हो जाता है। हार्ट डिजीज है जिसको, रेस्पिरेटरी जिसमें लंग इन्वॉल्वमेंट है, निमोनिया इन्फेक्शन वगैरह का खतरा है, या जिनके बिल्कुल ही डिफॉर्म्ड हो गए हैं, बेड बाउंड हो गए हैं पेशेंट, उन पे ये खतरा ज्यादा होता है। कॉम्प्लिकेशंस जो डिटरमिन करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ पेशेंट वो है कितना प्रोग्रेस हो गया है गठिया, कितना तेज गठिया है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हुआ है, अर्ली ट्रीटमेंट हुआ है, तो उसमें बहुत अच्छा इलाज पॉसिबल है और उनका लाइफ स्पैन नॉर्मल रहता है। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज, हार्ट डिजीज है, उन पेशेंट्स का कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा ज्यादा होता है। स्मोकिंग जो करते हैं, अल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं, उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। और जो मेडिकेशंस होती हैं जो हम इनमें यूज करते हैं, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजीन, लेफ्लुनामाइड या बायोलॉजिकल, ये इन कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ाते हैं और लाइफ स्पैन को नॉर्मल कर देते हैं। तो ये दवाइयां देखा गया है, इनसे लाइफ स्पैन नॉर्मल होता है। जिन पेशेंट्स को ये यूज की जाती हैं, और जिनका अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट हुआ है, उनसे इन्फ्लेमेशन उनका कंट्रोल रहता है और उनका लाइफ स्पैन भी नॉर्मल रहता है। जो पेशेंट्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं इस बीमारी में, प्रेगनेंसी आउटकम्स उनमें अगर वर्स होते हैं, अगर उन्होंने प्रेगनेंसी तब प्लान की जब बीमारी एक्टिव थी, तेज थी, तो प्रेगनेंसी आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें कब प्लान करना है और कौन सी मेडिसिन चेंज होंगी, वो आपके डॉक्टर गाइड करेंगे। गठिया में कब प्रेगनेंसी प्लान करनी है, कुछ दवाई कब बंद करनी है, एंड ये बहुत जरूरी स्टेप है, नहीं तो प्रेगनेंसी आउटकम्स बहुत गंदे हो सकते हैं। उसमें फीटल डेथ वगैरह का रिस्क बढ़ सकता है, या डिफॉर्मिटीज, बच्चे को डिफॉर्मिटी बढ़ सकती है। बच्चे को डिफॉर्मिटीज जो होती हैं, बर्थ डिफॉर्मिटीज, वो काफी हाई होती हैं अगर आपने सेम मेडिसिन पे ही प्रेगनेंसी प्लान किया है। न्यूट्रिशनल बैलेंस बहुत जरूरी है बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी, और रेगुलर विजिट रूमेटोलॉजिस्ट को बहुत जरूरी है जब पेशेंट प्रेग्नेंट है। और ऑब्स्टेट्रिशियन जिनका हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स में एक्सपीरियंस है, आप उनको जरूर फॉलो करें जब प्रेग्नेंट हो जाएं रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट जो हैं। अब काफी बार पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम दवाई कब तक खाएं इस बीमारी में। अब इस बीमारी में जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की बीमारी है, अस्थमा या अदर किडनी, लिवर, हार्ट की बीमारी है, वहां पे ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, तो इसमें भी लंबा ट्रीटमेंट होता है। कुछ पेशेंट जिन्होंने जल्दी इलाज शुरू किया है, 6 महीने के अंदर इलाज शुरू किया है, या ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर इलाज शुरू किया है, उसमें काफी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने रेगुलर शुरू से फॉलो किया है। उनका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल 1-2 साल में काफी बार दवाइयां देके उनमें लॉन्ग टर्म रेमिशन चला जाता है बीमारी, और उसके बाद काफी बार लंबे टाइम तक दवाइयों की जरूरत नहीं रहती है। 20% ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनमें ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग रेमिशन भी होता है, स्पेशली जब
हम ये दवाइयां 6 महीने से 1 साल के अंदर शुरू कर दें सिम्टम्स होने के। लेकिन जनरली पेशेंट बहुत ना के बराबर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो उस टाइम तक रूमेटोलॉजिस्ट तक पहुंच जाएं और अपना इलाज प्रॉपरली डायग्नोज करके शुरू कराएं। और इससे ट्रीटमेंट जिनका अर्ली हुआ है उनका जॉइंट भी नॉर्मल रहते हैं, ना के बराबर दवाई चलती है ऑलमोस्ट, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है और कॉम्प्लिकेट नॉर्मल अपनी लाइफ, हेल्दी लाइफ बिना किसी डिफॉर्मिटी के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जी सकते हैं। तो अर्ली ट्रीटमेंट, रेगुलर ट्रीटमेंट ही आपको दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम करेगा और आपकी दवाई काफी बार अगर आपने प्रॉपरली रूमेटोलॉजिस्ट को फॉलो किया है, जैसा उन्होंने बोला उनको फॉलो किया है, तो काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपकी लंबे टाइम तक बीमारी बिना दवाइयों के भी कंट्रोल रहे। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशंस। काफ़ी आसान भाषा में आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हर एक पहलू पे प्रकाश डाला। तो यदि पेशेंट को कुछ सवाल हो गए, श्रोताओं को कोई सवाल है या डॉक्टर सर से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप आपके सवाल नीचे दिए गए Q&A बॉक्स में टाइप करके आप सर से सवाल पूछ सकते हैं। या कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, बायोलॉजिकल मेडिसिन एंड कोविड वैक्सीनेशन। डेफिनेटली कुछ वैक्सीनेशंस, जब कोविड वैक्सीन लगेगा तो काफी दवाइयां हमें चेंज करनी पड़ेंगी, स्पेशली मेथोट्रेक्सेट, जो फोलिट्रैक्स या और काफी जो कंपनी की दवाई आती हैं, उनको हमें 1 हफ्ता वैक्सीन लगने के बाद बंद करना पड़ता है। जैक काइनेज इनहिबिटर्स जो टोफास्निब आता है, बैरिसिटिनिब आता है, उसको भी एक हफ्ते के लिए वैक्सीन लगने के बाद बंद करना पड़ता है। रिटुक्सीमैब जो बायोलॉजिकल है, उसमें हमें बहुत केयरफुल वैक्सीनेशन देना पड़ता है, क्योंकि जब वो इंजेक्शन अगर लगा हुआ है तो 6 महीने तक वैक्सीन का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो हम प्रेफर करते हैं अगर पहले वैक्सीनेशन पेशेंट को करा दें कोविड का, और उसके 1 महीने बाद रिटुक्सीमैब दें, या फिर अगर रिटुक्सीमैब लगा हुआ है तो 6 महीने के बाद ही वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि प्रॉपर रिस्पॉन्स है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू स्टार्ट ट्रीटमेंट, आर ए डायग्नोज एज पार्ट ऑफ हेल्थ असेसमेंट। अगर सीरो पॉजिटिव है, अगर एंटीबॉडीज पॉजिटिव है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एंटी सीसीपी, बट सिम्टम्स नहीं है, या माइल्ड स्टिफनेस है मॉर्निंग में, अगर सिम्टम्स, इसके 2 आंसर हैं। अगर सिम्टम्स नहीं है तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए और प्रॉपर रूमेटोलॉजिस्ट के साथ फॉलो अप करना चाहिए। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेगुलरली कराने चाहिए। अगर सिम्टम्स हैं, स्टिफनेस है मॉर्निंग में, या फिर एक आध जॉइंट में भी सूजन है या फैटीग है, तो डेफिनेटली मेथोट्रेक्सेट शुरू करनी चाहिए उस टाइम पे, बिकॉज मेथोट्रेक्सेट अर्ली स्टार्ट करने में देखा गया है कि जॉइंट डैमेज नहीं होते हैं, जॉइंट पे बहुत अच्छा प्रिवेंशन इफेक्ट रहता है, डिजीज काफी अच्छे से कंट्रोल रहती है, और आपको आगे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो डेफिनेटली जैसे बायोलॉजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बोला वो नहीं होते हैं। तो अगर थोड़े से भी सिम्टम्स हैं, आप रूमेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। अगर वो क्लासिफाई कर रहा होगा डिजीज की माइल्ड एक्टिविटी भी है, तो मेथोट्रेक्सेट तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है स्टार्ट करने के लिए उस टाइम पे। कुछ सवाल सर हमारे चैट बॉक्स में भी आए हुए हैं। ओके। क्या मैं आर्य को रोकने के लिए कुछ कर सकता हूँ? इज देयर इज समथिंग कुड आई हैव डन टू प्रिवेंट आर्य? प्रिवेंशन के लिए डेफिनेटली जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताया, ओबेसिटी, स्मोकिंग, जो बहुत मेजर रिस्क फैक्टर हैं, तो आप उन पे ध्यान दीजिए। अगर आप ओबीज हैं तो अपना वेट नॉर्मलाइज करें, अगर आपका स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप उसको बंद करें, और रेगुलर एक्सरसाइज करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर जॉइंट के सिम्टम शुरू हो गए हैं, जॉइंट में पेन रहने लगा है, स्टिफनेस रहने लगी है, सूजन होने लगी है, तो जल्द से जल्द रूमेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें। अर्लियर द डायग्नोसिस, अर्लियर द ट्रीटमेंट, बेस्ट आर द आउटकम्स। अजमेर जी का क्वेश्चन है, रिटुक्सीमैब इंजेक्शन जैसे आपको लगा है उसके बाद भी पेन रहता है, तो डेफिनेटली अगर रिटुक्सीमैब इंजेक्शन के बाद भी पेन रहता है, जैसे जैक काइनेज इनहिबिटर्स
भी तो आपको चले थे, उसमें भी आपका रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं था। तो इसका रिस्पॉन्स हमें 2 से 3 महीने पे असेस करना होगा। अगर तब भी आपका डिजीज कंट्रोल नहीं है तो हमें फिर मेडिसिन ही काफी चेंज करनी पड़ेंगी, और 6 महीने बाद आपका बायोलॉजिकल भी चेंज करना पड़ेगा। 80% जनरली 70 to 80% पेशेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं बायोलॉजिकल्स या बाकी दवाइयों पे। 20 से 30% फेलियर भी होता है दवाइयों का। तो जैसा मैंने कहा शुरुआत में, ये पेशेंट्स हैं जो कि दवाई लगाने के बाद ही पता चलता है कि रिस्पॉन्स आएगा या नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हमें फिर 6 महीने तक बट वेट करना होगा। लेकिन बीच में हमें कुछ और मेडिसिन ऐड करनी होंगी जिससे कि आपकी डिजीज कंट्रोल की जाए। ज्योति जी का सवाल है, क्या योगा हेल्प करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेन में? हर एक्सरसाइज आई वुड से हेल्प करती है, किसी भी फॉर्म में हो वो, पेन कम करने में, डिजीज कंट्रोल करने में, मसल की स्ट्रेंथ बिल्ड करने में। तो योगा भी एक तरह का एक्सरसाइज है, डेफिनेटली उससे भी डिजीज पे इफेक्ट होता है, मसल्स पे स्ट्रेंथन होती हैं, पेशेंट्स को रेंज ऑफ मोशन भी बेटर होता है, स्ट्रेंथ भी बेटर होती है मसल्स की। एक क्वेश्चन ये भी है, क्या बच्चों में गठिया हो सकता है? डेफिनेटली, एज कोई बार नहीं है। बच्चों में जुवेनाइल आर्थराइटिस होते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जो 3 साल के हैं, वो मेरे को दिखाते हैं 4 साल, 8 साल, 6 साल। तो बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। बच्चों में उसका नामकरण दूसरा होता है, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस होती है। 12 साल, 13 साल, किसी भी उम्र में ये बीमारी हो सकती है, बट मोस्ट कॉमनली 30s और 40s में होती है बीमारी। बट ओल्ड एज में भी, यंग एज, बच्चों में, किसी भी एज में बीमारी हो सकती है। यस, प्रेगनेंसी, यस, लूपस पेशेंट हैं और आप सल्फासेलाजीन HCQS ले रहे हैं, और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। सो बेसिकली देखो क्या है कि सल्फासेलाजीन HCQS दोनों ही सेफ दवाई हैं प्रेगनेंसी में, और आप इस पे प्लान कर सकते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर प्रेगनेंसी आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इन बीमारियों से आप इनफर्टिलिटी नहीं होता है, ना ही इन दवाइयों से होता है। बट इनफर्टिलिटी भी के कई कारण हो सकते हैं। अगर वो एक बार आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आप मिलें और वो आपका प्रॉपर चेकअप करेंगे, उसमें देखेंगे कि और कोई कारण तो नहीं है कि क्यों आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। सर प्लीज सजेस्ट RA पेशेंट टेम्परेचर्स एंड वेदर के साथ साथ पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस बढ़ता ये है। बहुत बहुत वेरिएबल क्वेश्चन है। ये बेसिकली आई वुड से सब पेशेंट्स के लिए अलग है। कुछ पेशेंट्स आते हैं, डेफिनेटली वेदर का तो रोल है, चेंज ऑफ सीजन में काफी पेशेंट्स फ्लेयर लेके आते हैं। कुछ पेशेंट्स को गर्मी आसान होती है, कुछ पेशेंट्स को सर्दी आसान होती है, कुछ पेशेंट्स को बारिश में बीमारी बिगड़ जाती है। तो वो बहुत इंडिविजुअल वेरिएशन है। वेदर चेंजेस से डेफिनेटली आर्थराइटिस पे इफेक्ट पड़ता है, बट ये नहीं है कि सर्दी में ही आपकी बीमारी बढ़ेगी। कुछ पेशेंट्स की गर्मी में बढ़ जाती है, कुछ पेशेंट्स की विंटर बहुत अच्छी जाती है, कुछ पेशेंट्स का रेनी सीजन में बहुत बुरा हाल होता है। तो वो बहुत इंडिविजुअल वेरिएशन है, और ये पेशेंट्स को काफी जैसे जैसे जब बीमारी बढ़े, तो एज अर्ली एज जब भी फ्लेयर हो, आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, जिससे कि कम दवाई पे ही आपकी बीमारी जल्दी कंट्रोल हो जाए। मोहिंदर जी का क्वेश्चन है, आप 4 मिलीग्राम स्टीरॉयड पे हैं, ऑल्टरनेटिव डेज पे लेते हैं, तो जिस दिन आप नहीं लेते हैं तो उस दिन आपका पेन बढ़ जाता है। ओके, तो आपका अगर पेन स्टीरॉयड कम करने पे बढ़ता है तो हमें बाकी दवाइयों को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि स्टीरॉयड की डिपेंडेंस हट जाए। स्टीरॉयड स्पेयरिंग एजेंट जो डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स हैं, अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो स्टीरॉयड की धीरे धीरे रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसमें स्टीरॉयड का विद टाइम आपकी रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, और आपकी बट बाकी दवाइयां बढ़ानी पड़ेंगी, जिससे कि आपकी स्टीरॉयड की रिक्वायरमेंट बॉडी में ना रहे। सर एनी कंक्लूडिंग रिमार्क फॉर टुडेज सेशन? मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक कॉमन डिजीज है, बहुत कॉमनली मिस हो जाती है ये डिजीज।
तो आप जब भी एक तो रोमेटोलॉजी की अवेयरनेस नहीं है हमारी कंट्री में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में सबसे कम अवेयरनेस है रोमेटोलॉजी के बारे में। तो आप जैसे ही आपके जॉइंट के सिम्टम्स हैं, परिवार में किसी को जॉइंट्स के सिम्टम्स होते हैं जो कि एज अर्ली एज अगर 10 से 15 दिन भी लगातार रहते हैं, तो आप रोमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। प्रॉपर फॉलोअप बहुत जरूरी है रुमेटॉयड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स का। ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा कंट्रोल आता है फिर अपने आप ही दवाई लेते हैं, शुरू करते हैं और अपने आप ही ट्रीटमेंट करते रहते हैं। वो बहुत गलत है। उससे आपका कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाएगा, साइड इफेक्ट का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉनिटरिंग ही नहीं होगी कि दवाई की या बीमारी की। रेगुलर फॉलोअप में जो पेशेंट्स रहते हैं उनका बहुत ही अच्छा आउटकम रहता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये दवाई काम कर रही है नहीं कर रही, हम इसको खाने का कोई फायदा है भी या नहीं। तो उसको सही समय पे उसको सही दवाई को चेंज करके फिर दूसरी दवाई दिया जाता है, उससे कंट्रोल आता है। तो एक रेगुलर फॉलोअप अगर पेशेंट रहता है डॉक्टर के पास, तो उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। दवाई की रिक्वायरमेंट ना के बराबर रहती है, कॉम्प्लिकेशंस कम से कम रहते हैं और उसकी लाइफस्टाइल प्रॉपरली नॉर्मल रहती है। तो ये बहुत जरूरी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को कि रूमेटोलॉजिस्ट के साथ एक रेगुलर फॉलो करें, प्रॉपर फॉलो अप करें, जिससे कि आपकी बीमारी जल्द से जल्द कंट्रोल रहे और कम से कम दवाइयों की रिक्वायरमेंट रहे। Thank you, sir, for your concluding words, and thank you for sharing your valuable time and knowledge with us. We will meet again on such interesting topic in near future. थैंक यू। Also, thank you to all the viewers for joining us. Till next time, we meet. Stay safe, take care, and goodbye. थैंक यू। थैंक यू। Thank you.